जी अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं दिल एहसान और आज फिर एक बार आपकी ईमेल के साथ हाजिर हूं। और सबसे पहली ईमेल जो मेरे सामने है ये आमिर साहब हैं। और आमिर साहब ने फॉरवर्ड किया है जनाब IEFP की तरफ से जो ईमेल आई थी उसको फॉरवर्ड किया इन्होंने। तो ये मैं वैसे भी चाहता था आप सबको बताना कि ये जो IEFP की तरफ से जो आपको ईमेल आ रही है आजकल, ये असल में ईमेल जो भेजी जा रही है ये किसी शख्स की तरफ से नहीं आती, ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल है। और ये ऑटोमेटिकली आपको ईमेल रिसीव हो रही है। और जिसमें ये लिखा हुआ है जी, डियर मैडम सर, वी आर सेंडिंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर रिक्वेस्टेड अ जॉब सर्च वीज़ा डिक्लेरेशन। तो इस ईमेल का ये मतलब हरगिज़ मत समझिए कि आपको किसी किस्म की कोई अप्रूवल आई है। ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल है और ये उन सब लोगों को आई है जिन्होंने पिछले दिनों में ये जॉब सीकर वीज़ा के लिए जाकर IEFP की वेबसाइट पर फॉर्म फिल किया था। तो एक तो फॉर्म आपको पता है आपको सेम डे बाय ईमेल या नेक्स्ट डे वो डिलीवर हो जाता है। और दूसरा उसके बाद आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन थी वो हो जाती है और साथ उस वक्त भी आपको मैसेज आता है कि अब आप अपने नियरेस्ट जो भी आपकी एम्बेसी हो तो वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा के लिए आप अपॉइंटमेंट बनाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ये डिक्लेरेशन जिनको ये रिसीव हुई थी और उसके बाद उनको, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो है ये अब एक्सपायर हो चुकी है, तो ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूटी है कि सिस्टम आपको खुद ईमेल भेज रहा है। आपने ये नहीं समझना कि आपको कोई जॉब सीकर वीज़ा के लिए कोई एम्बेसी की तरफ से या पुर्तगाल से कोई ऐसी ईमेल आई है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली भेज रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ये ईमेल भेजी जा रही हैं। नंबर वन ये हो गया जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से, और दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज की डेट में जॉब सीकर वीज़ा का पता चला पुर्तगाल का, तो वो सब ये IEFP की वेबसाइट पर जाकर जैसे ही उन्हें ये फॉर्म बाई ईमेल रिसीव होता है तो वो पूछना शुरू कर देते जी भाई मेरा लेटर आ गया, मेरा लेटर आ गया, मेरा लेटर आ गया, तो अब क्या करना है आगे। तो उन सब को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखें, ये सिस्टम की तरफ से जो है ये आपको ईमेल भेजी जाती है। जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फॉर्म आपको आता है। तो इसको लेकर कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है, अगर पाकिस्तानी एम्बेसी की बात की जाए या दुनिया की जो दूसरी भी एम्बेसीज़ हैं पुर्तगाल की, तो वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा की अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही। पाकिस्तान वालों ने तो सीधा सीधा कह दिया जी कि जनवरी 2024 तक ये अपॉइंटमेंट्स फुली बुकड हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि एम्बेसी को ईमेल करके चेक कर लें कि जी जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो ना तो इस ईमेल को ये जो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड ईमेल है इसको लेके ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, और ना ही जैसे ही आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म आता है IEFP का, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको लेकर ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत है कि पता नहीं कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ आ गई है। और तीसरा मैं ये लाजमी ऐड करूँगा कि आपको बड़ा ज़बरदस्त वो सब लोग जो अक्सर पूछते हैं कि जी हमें जनाब वर्क परमिट चाहिए, हमें जनाब वर्क वीज़ा चाहिए, आपका जनाब कोई एजेंट वाकफ़ है, ये है वो है। तो वो इस तरह की बातें जब पूछते हैं तो मैं तो सबको हमेशा ये कहता हूँ कि आपने वर्क वीज़ा या वर्क परमिट ये नहीं ढूंढना, आपने जॉब ढूंढनी है। और अगर आप जॉब ढूंढने के लिए वीज़ा लेते हैं, जो कि जॉब सीकर वीज़ा बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी उन सब लोगों के लिए जिन्होंने स्पेशली अपॉइंटमेंट्स ले ली हैं, तो एक तो ये तरीका था। और दूसरा यही है कि आप जॉब ढूंढें। तो जॉब ढूंढने के हवाले से जिन्होंने ये IEFP की रिसेंटली जिनको ये ईमेल्स आ रही हैं, तो एक आपको समझ लें एक सरकारी तौर पर ख़ुद उन्होंने गाइड कर दिया है। जैसे IEFP ऑनलाइन, एक तो ये इनकी अपनी वेबसाइट हो गई, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी एक्सप्रेसो इम्प्रेगो.pt,
imprago.sapo.pt और उसके बाद www.itjobs.com.pt और इसके बाद TURIjobs.pt उसके बाद HOSCO.com इसके बाद expatica EXPATICA.com/pt और /jobs और इसके बाद jobsinlisbon.com और इसके बाद jobinporto.com और ये सारी वेबसाइट्स हो गई जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिनके साथ आप कोऑर्डिनेशन करके पुर्तगाल में जॉब ढूंढ सकते हैं और आप लीगली तरीके से वीज़ा लेकर जिसे D1 वीज़ा कहा जा सकता है, तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर आएगा, साथ में आपका वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी बेस पर भी आप वीज़ा लेकर आ सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो किसी किस्म की स्किल रखते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनसे मैं ये लाजमी कहूँगा कि आप वहाँ से बैठ के किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को ना ढूंढें, ना किसी से आप वर्क परमिट का पूछें, ना किसी से आप वर्क वीज़ा का पूछें। आप सिंपली ये जो वेबसाइट्स हैं या इसके अलावा पुर्तगाल की जितनी भी ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो गूगल पे सर्च करें आप। इसके अलावा इंडीड ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें आप, लिंक्डइन जो है वो डाउनलोड कर लें, इन पर अपनी आईडी रजिस्टर करें और इन ऐप्स पर या इन वेबसाइट्स पर आप जॉब सर्च करें, बजाय इसके कि आप वर्क वीज़ा या कोई इस तरह का किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली ईमेल है जी तनवीर साहब की। सर तनवीर अहमद फ्रॉम आगे शहर का नाम है, पाकिस्तान का। आई एम वेरी नीड टू वर्क एंड मनी, प्लीज़ हेल्प मी। आई एम शॉप कीपर होल्डर इन पाकिस्तान, शॉप कीपर एक्स। आगे उन्होंने अपना तजर्बा लिखा जी, उम्र 32 साल लिखी है और बच्चे की एज लिखी है और नीड टू वर्क प्लीज़ सर टेल मी हेल्प मी, आई एम वेटिंग फॉर दी SMS, आई एम इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो अक्सर लोग जो हैं ये सिंपली वीज़ा के लिए मुझे ईमेल कर देते हैं कि जी हमारी हेल्प की जाए इस सिलसिले में। तो सर जैसे मैंने अभी बताया कि आप जॉब ढूंढें, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई भी स्किल है, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है पुर्तगाल में। अगली ईमेल की तरफ चलते हैं जी। गुड मॉर्निंग अदील सर, होप यू डूइंग वेल, कैन आई हैव योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ रिगार्डिंग पुर्तगाल वीज़ा, थैंक यू। और ये हनीफ साहब हैं कोई, और इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक और साथ में दुबई का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। तो सर मैं वीज़ा में आपकी मैं नहीं कोई हेल्प कर सकता, मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। इसके बाद भाई जान, मैं सऊदीया से D7 अप्लाई किया था लेकिन मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली इधर एम्बेसी से, क्या मैं पुर्तगाल में विज़िट पे आके अपना D7 वीज़ा में चेंज कर सकता हूँ? तो ये साजिद साहब की ईमेल है जी। साजिद साहब पुर्तगाल में आकर नहीं आप D7 वीज़ा ट्राई कर सकते। D7 वीज़ा आपने शेंगन जोन से बाहर से ही अप्लाई करना है, एम्बेसी से वीज़ा लेके फिर आपने आना है। अगर आप विज़िट पे आते हैं तो फिर आपने फ़ाइल लॉक करनी होती है। तो ये जनाब दो तरीके हैं। इसके बाद कैसर साहब हैं जी। कैसर साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अगर आप मेहरबानी फरमा दें। मेरी वाइफ के पास यूक्रेन PR है और वो इस वक्त पाकिस्तान में है। हमने SEF को पेज पर ऑनलाइन यूक्रेन प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था, टेम्परेरी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट इशू हो गया, वो पाकिस्तान से ट्रैवल करना है, शायद कुछ मिसिंग है, इसमें प्लीज़ कुछ गाइड कर दें। मैं भी प्रोटेक्शन पर जर्मनी में हूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट पर मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं और हेल्थ कार्ड पर ट्रीटमेंट चल रहा है। वाइफ को केयर के लिए बुलाना चाह रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी विद द बेस्ट रिगार्ड। आगे इन्होंने अपना नाम लिखा है। और देखें, अगर आपके पास प्रोटेक्शन लेटर्स हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये मुझे नहीं समझ आई। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आप पुर्तगाल में मौजूद होते तो आप आर्टिकल 122 में अप्लाई कर सकते थे, और अगर आपको कार्ड मिलता तो बाद में आप फैमिली रियूनियन में अपनी वाइफ को भी ला सकते हैं।
तो आपकी ईमेल से तो सर मैं आपको सिर्फ इतना मशवरा दे सकता हूँ। और इसके बाद अगली ईमेल है जी, इनका मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सबसे पहले ही इन्होंने ऊपर लिख दिया, प्लीज़ डोंट टेक माई नेम एज माई रिलेटिव्स आर इन दिस ग्रुप। First point, I have valid national visa D. Can I travel to Portugal once I land in my visa issuing authority? Will it be a problem if I take a next flight straight away from airport and arrive in Portugal? As I need book ticket beforehand because the last minute tickets will be expensive. Also, I have heard there are serious issues regarding the opening of a bank account. I need to log my file under Article 89. So please guide, is there a policy change or something that they won't allow the opening of a new bank account? Kind regards. तो इन्होंने रिश्तेदारों के डर की वजह से नाम हाइड किया हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, रिश्तेदारों से डरना ही चाहिए। तो मैं भी बड़ा डरता हूँ अपने रिश्तेदारों से, इसलिए मैंने भी कभी अपना नाम जो है वो रिश्तेदारों के सामने नहीं लिया। तो दूसरा, ये जो आप बातें लिख रहे हैं कि जी बैंक अकाउंट का इशू, तो देखें पुर्तगाल में हर बंदे का ना अपना एक एक्सपीरियंस है, और सिर्फ उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं, इवन आप जैसे ये बैंक की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप मिलेनियम बैंक की किसी ब्रांच में गए हैं, आप उसी ब्रांच में एक बंदा अगर जाएगा तो उसका बैंक अकाउंट खुलता देखेंगे, दूसरा जाएगा, उसकी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन होगी। और मेरी इतलात के मुताबिक आज तक की डेट में बैंकिंग का जो पिछले दिनों में ये बैंक अकाउंट ओपनिंग का थोड़ा बहुत जो इशू था, फॉर द टाइम बिंग उसमें कोई इतना, अब समझ लें कोई वो मसले वाली बात ही रही। अक्सर जो बैंक हैं वो अकाउंट खोल देते हैं। इसके अलावा आप वाइस जो ऑनलाइन अकाउंट है बैंक का वो भी खोल सकते हैं। तो बैंकिंग का सर कोई इतना इशू नहीं है। दूसरा, आपने ये जो पूछा है कि आपके पास नेशनल वीज़ा है, तो ये आपने नहीं लिखा कि किस कंट्री का है, लेकिन जब आपके पास डी कैटेगरी का वीज़ा है तो आप बिल्कुल आप पुर्तगाल सीधा आ सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप यहाँ से किसी और मुल्क भी ट्रैवल करते हैं तो जब आप एक दफ़ा शेंगन जोन के अंदर मौजूद हैं और आपका वीज़ा वैलिड है तो आप जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और स्पेशली जब आपके पास शेंगन वीज़ा हो तो आप किसी भी शेंगन के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे आप यूरोप से कहीं से बाहर से आ रहे हैं, और उसके बाद आगे आप अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो उस डेस्टिनेशन की ले सकते हैं। तो लें जी, आज तक के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।